अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। तो कैसे हैं भी आप सब। तो इस लेक्चर नंबर 2 में अब हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अभी हमारे पास सबसे पहला जो पैरामीटर है उसको हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस, और उसी के साथ साथ बच्चों जो दूसरी चीज़ हम इसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे वो इसकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों का जो सिंबल है वो सेम है, बस ये एक वेक्टर है। इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है वो भी सेम ही होता है, क्योंकि यूनिट का स्केलर और वेक्टर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। अब अगर डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान की जो रास्ता है उसकी जो लेंथ है, अगर आप उसे कैलकुलेट कर लें सो यू विल बी एबल टू गेट द डिस्टेंस। लेकिन अगर इसी के साथ एक एडिशनल वर्ड ऐड कर दिया जाए, द शॉर्टेस्ट लेंथ, या यूँ कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर दूं तो एक ये पॉइंट, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ए से बी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर्स, बी से सी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो लेट सपोज है आपके पास 4 मीटर्स, और डायरेक्टली ए से सी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो है लेट सपोज 5 मीटर्स। ठीक है भाई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि भी आपको ए से सी की तरफ मूव करना है, तो आप ए से सी की तरफ आप इस तरह से भी जा सकते हैं, पहले आप ए से बी की तरफ जाओ फिर आप बी से सी की तरफ जाओ, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ए से सी की तरफ चले जाओ तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और आप देख सकते हैं पहले वाले पाथ की लेंथ 3 + 4 7 मीटर जाएगी और दूसरे पाथ की डायरेक्ट लेंथ जो है वो 5 मीटर जाएगी। और मसला सिर्फ ये है कि इन दोनों को फिर आप कंपेयर कैसे करोगे। तो ये जो ए से बी और बी से सी तक का पाथ था ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस और ये कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को आप देखो फुलफ़िल नहीं कर सकते, इसकी डायरेक्शन आप फ़ौरन नहीं बता सकते, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो इसकी डायरेक्शन थी वो ईस्ट थी, इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन नॉर्थ थी। लेकिन जो ये है इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि असल में डायरेक्शंस ये होती हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। और ये जो ए से सी तक का जो पाथ है वो इस पाथ में लाया करता है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम उसको नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि भी द शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होती है उसे आप जो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्लेयर करते हो। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों को जो है वो रिलेट कर सकते हैं। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल में हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और आपको जो है वो ए से बी तक जाना है। अगर आप ए से बी तक डायरेक्टली चले गए तो ये तो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर आप ए से बी से इस तरह से घूमते हुए गए तो अब ये बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक बात है, अभी क्लियर है। तो ये वाला जो रास्ता है ये डिस्टेंस है, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है। अब इससे रिलेटेड अक्सर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो है फाइंड द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस and displacement covered by a body in a semicircle। ठीक है, एक सेमी सर्कल में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या करना है जी, मालूम करना है। तो बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब अगर आप देखो तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया है, असल में जो सर्कल के अंदर डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको बोला जाता है सर्कल की सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं होता है 2πr। लेकिन अगर उसी डिस्टेंस को सिर्फ इतना सा कवर किया जाए कि वो सिर्फ आधे सर्कल को कवर करे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बोलेगा कि भाई इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये बन जाएगा सिर्फ πr। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो πr के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट ये है। अब ऑटोमेटिकली इतना तो हम सब जानते हैं कि सेंटर से लेके जितना डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है, और जो पूरा डिस्टेंस होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस कहलाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है 2r के।
अब आपने डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करना है, इसका मतलब डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, डिस्टेंस की जगह पाई आर, डिस्प्लेसमेंट की जगह 2r, आर से आर कैंसिल, तो ये बन गया π/2। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमको बड़ी आसानी से बच्चों क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर उल्टा करके पूछ लिया जाए तो ये 2/π बन जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर और डिस्टेंस नीचे। और यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ और जस्टिफाई कर ली कि जो स्केलर होता है वो हमेशा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वेक्टर, बट इन स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन में अगर किसी बॉडी को कवर करवाया जाए तो उस वक्त आपका जो डिस्टेंस है वो बराबर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। ये बात याद रखिएगा, जब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करती है, नहीं कर्व पाथ में ऐसा नहीं होता। अब इसी चीज़ को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो फिर ये चीज़ जो है वो बन जाती है स्पीड, और इसी का जो वेक्टर है वो कहलाता है वेलोसिटी। तो अब अगर हम इसको जो है वो समझना शुरू करें तो हम इसको किस तरह समझ सकते हैं, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भाई द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपकी स्पीड है, लेकिन द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, अब आपने उसी शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ थी उसको कितने टाइम में कवर किया, ये आपकी वेलोसिटी है। अब यूनिट पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो यूनिट इसका डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो उसका भी मीटर और टाइम का सेकंड। फ़र्क सिर्फ ये था कि भाई पहले वाला स्केलर था, दूसरे वाला वेक्टर था। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे कोई सोच समझने वाली ख़ास बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब अगर स्पीड जैसी और चीज़ों को पढ़ लिया जाए तो उसमें से एक चीज़ आती है, इसका नाम होता है एवरेज स्पीड, और फिर एक आती है जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो एवरेज स्पीड होती है उसमें हम इसमें एक बार लगा देते हैं, और असल में ये बराबर होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम के, यानी कि जितना डिस्टेंस आप कवर कर चुके हैं उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आ जाती है। लेकिन बच्चों जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसमें असल में ये होता है कि जो स्पीड होती है उसको हम पूरा जर्नी पे नहीं निकालते, उसको हम एक छोटे से पॉइंट पे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी जो है मूव कर रही थी, अब आपने इस पूरे पाथ में से खाली इतने से पाथ की एक स्पीड निकाली। अब फॉर एग्जांपल ये जो पाथ था उसका टाइम जो था वो लेट सपोज 5 सेकेंड्स था, तो उसका कितना होगा 4 सेकेंड। इसका कितना होगा लेट सपोज इसका नहीं, और छोटा कर दूँ तो 3 सेकेंड, और छोटा कर दूँ तो और कम। तो इतने छोटे पाथ का कितना होगा 0.1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड। आपने पाथ को इतना छोटा कर दिया कि आपका टाइम जो है इतना छोटा हो चुका है कि वो नेक्स्ट टू ज़ीरो है, यानी कि अगर आप उसको राउंड ऑफ कर लो तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि 0.00 समथिंग कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। तो फिज़िक्स में इस चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0, यानी कि छोटे से लम्हे की जो वेलोसिटी होती है तो उसके डिस्टेंस को डिवाइड बाय टाइम कर दो तो इंस्टेंटेनियस मिल जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को आप सब लोगों ने सर्कल में एक नाम से पढ़ा हुआ है, और सर्कल में इसी वेलोसिटी को या इसी स्पीड को बेसिकली हम लोग कहा करते हैं टेंजेंशियल स्पीड। तो टेंजेंशियल स्पीड जो होती है असल में वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, वो भी सिर्फ यही होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सर्कल में जो आपके पास जो वेलोसिटी के वेक्टर्स बनते हैं वो एक पाथ पे जो है वो लाई करते हैं, एक छोटे से पॉइंट पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक बात है। और इनकी जो सारी स्पीड्स होती हैं उसकी भी अगर हम अप्लाई करें तो उसमें भी लिमिट t टेंड्स टू 0 अप्लाई होती है, वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बस आपको थोड़ा सा क्लियर करनी होंगी, बाकी काम इसमें कोई ऐसे नया नहीं, कोई नया आसमान से फॉर्मूला उतर के नहीं आएगा, एज इट इज़ सेम फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ग्राफ है, अभी जो ख़ासकर कैम्ब्रिज के बच्चे उनके लिए क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, एंड इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लैश डाल के यूनिट लिखने का कॉन्सेप्ट असल फॉलो किया जाता है। ये था 0 सेकेंड, ये था 2, ये था 4, ये था 6, ये था 8 और ये था 10। लेट सपोज पहले 2 मीटर्स थे, फिर जो थे वो थे 6 मीटर्स, फिर जो थे वो थे 10 मीटर्स, उसके बाद थे 14, उसके बाद थे 18 और फिर जो था वो था 22। अब लेट सपोज आपसे कह रहे हैं कि फाइंड
the find the average speed at 10 seconds। और जो ग्राफ था वो लेट सपोज बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बना हुआ है लेट सपोज। तो अब अगर आप देखें तो जैसे ही आप 10 सेंटीमीटर्स पे लाइन को ऊपर ड्रॉ करेंगे ये ऑटोमेटिकली 22 से आकर जो है वो कोइंसाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, इतना एक्यूरेट नहीं बनाया, तो आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस यहाँ तक 22 कवर हुआ है, टाइम है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज स्पीड निकालें तो वो बराबर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। टोटल डिस्टेंस था 22, टोटल टाइम था 10। तो जब जीरो डिवाइड में आता तो पॉइंट एक प्लेस पीछे आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 2.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है चीज़ होती है। आखिरी जो चीज़ है उसका नाम है एक्सेलरेशन। और अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें बेटा तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ वेक्टर। वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है कितने टाइम में, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। और ये बराबर होती है इस चीज़ के। अब इस फॉर्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ए लेवल्स ओ लेवल्स में हम उसको यूँ लिखते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी। तो काम बिल्कुल सिमिलर है और यूनिट हम सब जानते हैं होता है मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द स्पीड इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब अगर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड कम है, फाइनल स्पीड ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है तो उसका मतलब स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है, इनिशियल ज़्यादा थी फाइनल कम हो गई, गाड़ी रुक रही है आपकी। तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो हो रही है स्पीड अप और यहाँ पे जो गाड़ी है वो हो रही है स्लो डाउन। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन में जो टोटल वेलोसिटी का चेंज आया इनिशियल का फाइनल का, उसको आपने टाइम से डिवाइड कर दिया। इंस्टेंटेनियस में वही होगा कि एक छोटे से पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन आती है, इसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक ही साथ कोइंसाइड करते हैं। तो हर क्वांटिटी के अलग अलग चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे स्पीड की एवरेज एग्जिस्ट करती है, इंस्टेंटेनियस एग्जिस्ट करती है, टेंजेंशियल एग्जिस्ट करती है। इसी तरह एक्सेलरेशन की भी इंस्टेंटेनियस एग्जिस्ट करती है, टेंजेंशियल एग्जिस्ट करती है, एवरेज एग्जिस्ट करती है। ये तो बेसिकली चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रिलेट की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।